ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम हार्डनेस ऑफ वाटर, अब हम हार्डनेस ऑफ वाटर को मेजर करने की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर को हम मेजर करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर चाहे टेम्परेरी हार्डनेस देखो या परमानेंट हार्डनेस देखो, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ CaCO3। पीपीएम क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे वेट ऑफ CaCO3 हो जाएगा, डिवाइड बाय वेट ऑफ हार्ड वाटर, वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब हार्ड वाटर, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, ये रहेगा। आप बोलोगे सर CaCO3 तो पीपीटी होता है, वो तो हार्डनेस कोचिंग होता ही नहीं है, CaCO3 बन जाए तो मोजा है, वो तो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो बनते तो हार्डनेस रिमूव हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, हार्डनेस रिमूव हो जाती है, लेकिन CaCO3 का जो मोलर मास है वो 100 ग्राम पर मोल है। यहाँ पे एक्चुअल में हार्डनेस कोचिंग क्या है? एक्चुअल में हार्डनेस कोचिंग है वो है आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट। एक्चुअल वो सोल्यूट है हार्डनेस के लिए, ये सोल्यूट नहीं है, और बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, उतने से ही बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन से ही उन सोल्यूबल सोल्ट से हार्डनेस काफी आ जाती है। बट इसके टर्म में क्यों? क्योंकि कई सारे हैं, CaCO3 की वजह से CaSO4 की वजह से हार्डनेस निकालें, या MgSO4 की वजह से, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कई सारे सोल्ट हैं, सोल्यूबल सोल्ट हैं जिनकी वजह से हार्डनेस आती है। तो एक कॉमन पैरामीटर ले लिया CaCO3, और CH3 इसलिए क्योंकि इसका मोलिकुलर मास बड़ी सिंपल वैल्यू है, 100 है। जैसे 1 बार को IUPAC स्टैंडर्ड प्रेशर इसलिए लिया क्योंकि 1 बार इज एक्जेक्टली इक्वल टू 10⁵ पास्कल, इजी फॉर कैलकुलेशन, इसलिए 1 एटमॉस्फेयर तो 1,01,325 पास्कल होता है, इसलिए 1 एटमॉस्फेयर से 1 बार स्टैंडर्ड प्रेशर IUPAC ने कन्वर्ट कर दिया। सेम रीजन यहाँ पर है, 100 ग्राम पर मोल, इजी फॉर कैलकुलेशन। ED to represent hardness because its molecular mass is 100, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि CaCO3 के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं बोला हो, सिर्फ बोला हो कि 100 ppm हार्डनेस है, 100 ppm टेम्परेरी हार्डनेस है, 200 ppm परमानेंट हार्डनेस है, क्लोराइड सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से 200 ppm है, बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस, उसकी वजह से आपका 100 ppm है, तो टोटल हार्डनेस 300 ppm आ जाएगी, क्योंकि सब CaCO3 के रिस्पेक्ट में बतलाई जाती हैं। पीपीएम तो मान लो कि कार्बोनेट आयन है तो उसका भी पीपीएम ले सकते हैं, तो वेट ऑफ कार्बोनेट आयन डिवाइड बाय वेट ऑफ हार्ड वाटर सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶, तो पीपीएम ऑफ कार्बोनेट हो जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम CaCO3 लेके चलते हैं। अब जब एक्चुअल, बस मेन मुद्दे की चीज वही है जो अभी मैं बता रहा हूं, बाकी तो न्यूमेरिकल आप लोग कर लोगे। देखो CaCO3, यहां पे अगर मैं बात करूं, CaHCO3 and MgHCO3 ट्वाइस, ये तो टेम्परेरी हार्डनेस कोचिंग हो गई। कैल्शियम का सल्फेट या क्लोराइड और मैग्नीशियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट और मैग्नीशियम का सल्फेट, ये क्वेश्चन में आपको परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो इनकी वजह से जो वेट ऑफ CaCO3 कैलकुलेट करोगे वो परमानेंट हार्डनेस की वैल्यू देगा फॉर्मूला पुट करने पर, और इनकी वजह से बाइकार्बोनेट की वजह से करोगे। इसका मोलर मास कितना हो गया? इसका हो गया 162 ग्राम पर मोल, इसका हो गया 146 ग्राम पर मोल, इसका हो गया 111 ग्राम पर मोल, इसका 95 ग्राम पर मोल, इसका हो गया 136 ग्राम पर मोल, और इसका हो गया 120 ग्राम पर मोल, और इसका 100 ग्राम पर मोल। सबका एन फैक्टर 2 है, यहां पर भी इन सबका एन फैक्टर, टोटल कैटायनिक चार्ज, टोटल एनायनिक चार्ज, कोई रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है, तो वही एन फैक्टर होगा जो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में होता है, टोटल कैटायनिक टोटल एनायनिक, सब में +2 और -2 है, तो सभी का एन फैक्टर 2 है। तो मैं बोलूं एक्चुअल में ये हार्डनेस कोचिंग है, मुझे CaCO3 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, क्योंकि दोनों का एन फैक्टर सेम है, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, तो मोल ऑफ CaCO3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ कोई भी ले लो, जैसे CaCl2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका
1 मोल तो इसका भी 1 मोल, तो 162 ग्राम इज इक्वल टू इसका 100 ग्राम। सबका 1 मोल जो हार्डनेस कोचिंग है इन सबका 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल में कितने कितने ग्राम होंगे ये मैंने लिख रखे हैं। ये मोलिकुलर मास, आप फॉर्मूला यूनिट मास बोलो, बोलने में मोलिकुलर मास भी बोल दो, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला यूनिट मास बोलेंगे। इसके 100 ग्राम के करस्पॉन्डिंग है, इनके 1 मोल के करस्पॉन्डिंग है। तो मास के टर्म में जो रिलेशन है वो, तो किसी का भी 1 मोल ऑफ CaCO3 के इक्विवेलेंट मानकर चलो फॉर कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस, बस यही एक बेसिक चीज है। और जो मैंने अभी डिस्कस किया वही एक फंडामेंटल चीज है न्यूमेरिकल करने के लिए। रेस्ट एवरीथिंग इज इजी, रेस्ट एवरीथिंग इज इजी। बाकी क्लास मेथड की जो आपकी रिएक्शन थी वो आपको ध्यान होनी चाहिए। 1 मोल कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए कितने मोल आपको चाहिए लाइम और क्विकलाइम के, राइट? तो मैं बोलूंगा 162 ppm ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ppm ऑफ CaCO3। 146 ppm ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से जो टेम्परेरी हार्डनेस है दैट इज इक्वल टू 100 ppm। 111 ppm कैल्शियम क्लोराइड की वजह से हार्डनेस है, तो CaCO3 की टर्म में वही 100 ppm हो जाएगी। 100 इज सिंपल टू कैलकुलेट, 100 इज सिंपल टू कैलकुलेट। मैं बोलूं 100 ppm है और मैं बोलूं 100 मिलीग्राम पर लीटर है, बात एक ही है। मिलीग्राम पर लीटर और ppm CaCO3 का बराबर बात है ना। 1 ppm को आप, अब इसको छोड़ दो, अभी मिलीग्राम तो वैसे अलग भी हो सकता है। अच्छा, टोटल हार्डनेस मेरे को निकालनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेरी परमानेंट दोनों हार्डनेस की वजह से निकाल लूंगा तो टोटल हार्डनेस आ जाएगी। पहला एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं न्यूमेरिकल किस किस तरह के, बस जो डिस्कशन था ये ध्यान रखें, 1 मोल उनका इज इक्वल टू 1 मोल CaCO3 का, तो न्यूमरेटर में वैल्यू पुट करने के लिए आ जाएगी। पर पहले मैं आपको दूसरा न्यूमेरिकल देता हूं क्लास मेथड पे। इट वाज फाउंड दैट सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स एल्कलिनिटी इक्वल टू 500 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 500 ppm ऑफ CaCO3 by titration it was found, write down numerical, by titration it was found that a sample of water or hard water contains alkalinity। किसी एसिड के साथ टाइट्रेट करेंगे तो कितनी एल्कलिनिटी है, कितना बेसिक नेचर है, बाइकार्बोनेट की वजह से बेसिक नेचर रहेगा ना। तो आप समझ गए टेम्परेरी हार्डनेस की तरफ इशारा है। कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आर बेसिक, एस ब्लॉक के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आर बेसिक, ये आपको पता है। तो एल्कलिनिटी वर्ड उसी के लिए यूज किया है टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। इज इक्विवेलेंट टू 500 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3। 500 मिलीग्राम, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि CaCO3 की टर्म्स में 500 ppm ही है डायरेक्टली, जो अभी मैंने डिस्कस किया था। Assume that water contains temporary hardness due to calcium bicarbonate। ये सिर्फ कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से है एल्कलिनिटी। फाइंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट इन वाटर, फाइंड ppm of कैल्शियम बाइकार्बोनेट इन वाटर। अब हार्डनेस आपको ppm ऑफ CaCO3 की फॉर्म में बतानी है, जो दी हुई होती है वो तो CaCO3 के HCO3 ट्वाइस की फॉर्म में बतानी है, दी हुई होती है तो वो तो CaCO3 नहीं बोला हो, सिर्फ मैं बोलूं 500 ppm है, 500 मिलीग्राम पर लीटर, तुरंत आप समझ जाओगे CaCO3 के रिस्पेक्ट में दे रखी है, कोई डाउट नहीं है इसका। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो देखो इसका 100 ग्राम इज इक्वल टू इसका
162 ग्राम, ये तो हम डायरेक्टली जानते हैं पीछे वाले डेटा से। ये डेटा तो एमएमएल होना चाहिए, जल्दी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये हो गया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर हार्ड वाटर में 500 मिलीग्राम आपका CaCO3 है। तो 500 मिलीग्राम CaCO3 मतलब 100 मिलीग्राम CaCO3 इज इक्वल टू 162 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये आप जानते हो। तो 500 मिलीग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो दैट इज 810 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा इसका। जितने भी मिलीग्राम पर लीटर होते हैं वही पीपीएम होते हैं, 810 पीपीएम आपका आंसर हो गया। एबल टू अंडरस्टैंड और नोट, सिंपल कन्वर्जन करना है। अगर आपको ये पता है कि 100 मिलीग्राम या 100 ग्राम CaCO3 का इज इक्वल टू 162 मिलीग्राम और 162 ग्राम रिस्पेक्टिवली ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इतना पता है तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो 500 ग्राम के मिलीग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा मिलीग्राम पर लीटर, तो मतलब पीपीएम ही हो गया, राइट। दिस इज योर हार्डनेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं, फाइंड क्लास मेथड पे क्वेश्चन, फाइंड weight of line required to remove hardness of, हार्ड वाटर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो जिस तरह प्योर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल, इसलिए हार्ड वाटर की डेंसिटी न्यूमेरिकल में नहीं दी हुई होगी, तो 1 ग्राम पर एमएल ही लेके चलनी है। हार्डनेस इफ नॉट गिवन, हार्डनेस ऑफ 10⁶ लीटर ऑफ हार्ड वाटर कंटेनिंग, हार्डनेस किसकी वजह से है वो बोल रखा है, कंटेनिंग 1.62 ग्राम ऑफ, इजी कैलकुलेशन दे रहा हूं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट पर लीटर ऑफ हार्ड वाटर। तो बताओ कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास 162 हो गया, क्विक लाइम का मोलर मास आपका 56। मोल कॉन्सेप्ट से करना चाहो तो सबको पता है 1 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाली हार्डनेस को रिक्वायर्ड करने के लिए कितनी एडिक्वेट क्वांटिटी क्विक लाइम की डालेंगे, वो भी 1 मोल डालेंगे। सारा का सारा कैल्शियम जो आया और पहले से हार्डनेस वाला बाइकार्बोनेट वाला था, सब पत्थर की फॉर्म में बैठ जाएगा और हार्डनेस रिमूव हो जाएगी कैल्शियम आयन गायब होने से। मोल कॉन्सेप्ट से करना चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करना चाहो तो इसका भी n फैक्टर 2 और इसका भी n फैक्टर 2, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम काइवार इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्विकलाइम, उससे कर लो, एक ही बात है। n फैक्टर दोनों को बराबर, पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता है तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो बताओ 10⁶ लीटर है टोटल हार्ड वाटर, 1 लीटर में 1.62 ग्राम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के, तो 10⁶ लीटर में कितने ग्राम हो जाएंगे। जो भी आपका पास टोटल पानी है मिलियन लीटर, उसमें कितना ग्राम, टोटल ग्राम इतना हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, टोटल मिलियन लीटर में इतना ग्राम हो जाएगा। तो इसका इतना ग्राम मतलब मोल हो गया 162, इतने मोल हो गए इसके। तो इसके मोल भी कितने चाहिएंगे, 1.62 10⁶ डिवाइड बाई 162 ही मोल चाहिए, क्योंकि 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, ज्यादा डाल दोगे तो आर्टिफिशियल हार्डनेस आ जाएगी, वो नहीं चाहते हम। एडिक्वेट क्वांटिटी डालनी होती है हरदम, रिक्वायर्ड बोला है, कितना रिक्वायर्ड है या मिनिमम रिक्वायर्ड कितना है, ज्यादा डालते ही नहीं है, क्लास मेथड डिस्कस कर चुके हो आप। तो यहां से ये मोल ऑफ आ गया, तो यहां से मोल ऑफ CaO आ गया, तो इसको वेट ऑफ CaO डिवाइड बाय 56 कर लो तो वेट ऑफ CaO आ जाएगा। खेल खत्म, पैसा हजम, खेल खत्म, पैसा हजम। डन। आप पीपीएम की बजाय ग्राम पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर, मोल पर लीटर और दूसरी यूनिट में भी हार्डनेस मेजर कर सकते हो, इतनी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, पर जनरल टर्म इज पीपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं, 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर,
1 liter of hard water contains first 11.1 milligram of CaCl2, second 16.2 milligram of calcium bicarbonate, थर्ड 1 लीटर मतलब 1000 ml हो गया, मतलब 1000 ग्राम हो गया, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। टोटल सॉल्यूशन का 1000 ग्राम लिया है आपने। 16.2 और कुछ डेटा ले लेता हूँ। 14.6 milligram of magnesium bicarbonate, fourth 95 milligram of MgCl2। इजी कैलकुलेशन के लिए फाइंड ppm ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, ppm ऑफ CaCO3 की टर्म में परमानेंट हार्डनेस की वैल्यू बताएं एंड टोटल हार्डनेस की वैल्यू बताएं। ppm ऑफ CaCO3 में बताना है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ये 3 क्वेश्चन है। तो देखो इसके कितने मिलीग्राम है, मिलीग्राम से अगर आप मोल देखो तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, डिवाइड बाय 111 करेंगे तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मोल हो गए। तो मोल ऑफ CaCO3 1 लीटर में कितने हैं, CaCl2 के मोल 11.1 10⁻³ डिवाइड बाय 111, तो ये हो गया 10⁻⁴ मोल्स, यानी कि मोल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितने प्रेजेंट है 1 लीटर में, 16.2। ये मिलीग्राम है तो ग्राम में W/m, m हो गया 162, ये भी 10⁻⁴ हो गए। मोल ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी आपके 10⁻⁴ मोल हो गए। मोल ऑफ MgCl2 कितने हो गए 95 10⁻⁻3, ये ग्राम में हो गए डिवाइड बाय 95, तो ये हो गए 10⁻³ मोल्स। इनके जितने मोल हैं उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये क्या है, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, ये दोनों टेम्परेरी हार्डनेस वाले हैं, ये परमानेंट हार्डनेस वाले हैं, ये आपको पता है। तो टेम्परेरी हार्डनेस के क्रॉसपॉन्डिंग 10⁻⁴ मोल CaCO3 के इधर हो जाएंगे और 10⁻⁴ मोल, तो कितने मोल ऑफ CaCO3 हो जाएंगे टेम्परेरी हार्डनेस के क्रॉसपॉन्डिंग 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ मोल। कितने मोल इसके होते हैं CaCO3 के, तो मोल्स ऑफ CaCO3 मोल की टर्म में कन्वर्ट कर लो, 1 मोल उनका 1 मोल CaCO3 का। परमानेंट हार्डनेस में 10⁻³ मोल इसके हो जाएंगे और 10⁻⁴ मोल इसके हो जाएंगे, तो इसको आप लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ मोल, तो ये कितना हो जाएगा 11, परमानेंट हार्डनेस का 11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ मोल्स ऑफ CaCO3 हो जाएगा। ये हो गया उसका 2 हो गया, ये 11 हो गया परमानेंट हार्डनेस वाला 10⁻⁴। तो ppm ऑफ CaCO3 की टेम्परेरी हार्डनेस कितना आ जाएगा, कितना है आपका टेम्परेरी हार्डनेस 2 मल्टीप्लाइड 10⁻⁴ मोल, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ मोल है, तो इतना ग्राम हो गया वेट ऑफ CaCO3, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ये ग्राम हो गया। नीचे वाटर का ग्राम लिखते हैं, WB डिवाइड बाय W 10⁻⁶, यही ppm इन वेट बाय वेट है। तो यहाँ पे 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम हो गया सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, कटपीट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज 10⁻⁻⁻1, तो ये हो गया 10⁻⁵, तो ये 20 ppm आ गया इफ करेक्ट। ppm परमानेंट हार्डनेस का कितना है 11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ मोल CaCO3 के corresponding हार्डनेस है, तो ये वेट ऑफ CaCO3 आ गया, टोटल सॉल्यूशन इतना ग्राम है 10⁻⁶, तो दिस वैल्यू इज 10⁻⁴ इधर आ गया तो 10⁻⁵, दैट इज 110 ppm। टोटल हार्डनेस कितनी आ गई ppm, टेम्परेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस कितनी आ गई 110 ppm प्लस 20 ppm इज 130 ppm टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3।
और किसी तीसरी यूनिट में भी पीपी हार्डनेस ऑफ वाटर मेजर करवा सकते हैं, पर 99% इसी में होती है। तो ये हार्डनेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल होते हैं, दीज आर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स पर्टेनिंग टू हार्डनेस। अब मैं एस्टिमेशन देखो, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस के लिए एक हम EDTA वाला कॉम्प्लेक्स भी यूज करते हैं, Na2H2 EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड वाला जानते हो ना, 2 H आयन हटा दो, इथाइलिन डाइम टेट्रा एसिटिक एसिड में 2 सोडियम आयन लगा दो, दैट इज ऑल्सो नोन एज वर्सिन। एक होता है आपका इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का कैल्शियम सोल्ट EDTA। ये ऑब्जेक्टिव में आपको याद करना है, यूज टू रिमूव लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग। यूज लेड पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, जैसे ऑटोमोबाइल ग्रीस क्या है, लिथियम सोल्ट ऑफ सोडियम, लिथियम सोल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड, लास्ट लेक्चर में ये याद करने की चीजें हैं। दिस इज टू रिमूव लेड पॉइजनिंग, आपको पूछेंगे कौन सा सोल्ट लेड पॉइजनिंग रिमूव कर, कौन सा कॉम्प्लेक्स लेड पॉइजन, कैल्शियम सोल्ट ऑफ इथाइलिन डायमिन CaS2EDTA। ये किसके लिए यूज होता है, फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, याद करने की, क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करते हैं इनफैक्ट, हार्डनेस ऑफ वाटर, बट अभी नहीं करेंगे। क्वांटिटिव एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, Na2H2EDTA, याद रखें वर्सिन। दिस यू आर, इसी तरह DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो Na+2 के डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, NiDMG ट्वाइस। यस और नो, सब लोगों को रूबी रेड कलर का है, रूबी रेड कलर का, रूबी ऑरेंज रेड कलर का होता है। इसी तरह जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में एक्सेस ऑफ AgCl बच जाता है, उसको हम हाइपो के साथ रिएक्ट करवा के एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, एंड दैट इज दिस इज द कॉम्प्लेक्स। ये सारे कॉम्प्लेक्स ही बता रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बता रहा हूं मैं, ये कॉमन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज्ड टू रिमूव एक्सेस ऑफ AgBr इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है ये कॉम्प्लेक्स। ये डिटेक्शन ऑफ Na+2 में यूज होता है ये कॉम्प्लेक्स, इसके डिटेक्शन में यूज होता है। ये आपको फोटोग्राफी, ये तो MML करना है, ये दिस इज यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेम्बर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सबको याद होना चाहिए एकदम बिंदास। ठीक है, होप यू हैव नोटेड इट डाउन, आई थिंक, होप यू हैव नोटेड इट डाउन। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका। अब देखो, ये सबको आपको याद होना चाहिए, अपने नोटबुक में नोट करते रहे, एड ऑन इंफॉर्मेशन जस्ट केम टू माय माइंड, तो आई हैव रिटन इट। अब देखो, लेड पॉइजनिंग है, तो लेड है, लेड तो बड़ा पॉइजनस मेटल होता है, आप लोग जानते हैं, और लेड के पाइप्स में ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं रखते हैं, आप लोग जानते हैं, क्योंकि लेड, यहाँ पे पानी है, पानी है, पानी है, पानी में ऑक्सीजन भी घुली रहती है, तो Pb+O2+H2O क्या बना लेता है, PbOH ट्वाइस, और ये रिएक्शन है प्लम्बो सोलवेंसी की, कार्बन फैमिली में याद करते हैं, प्लम्बो सोलवेंसी, प्लम्बो मतलब लेड, घुल गया, PbOH ट्वाइस की फॉर्म में चला गया, फिर पानी में चला जाएगा, आपकी बॉडी में आ जाएगा, और लेड अच्छा नहीं होता भाई साहब। ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड के बारे में आपने पढ़ा है, यस और नो, लेड इज नॉट गुड। प्लम्बो सॉल्वेंसी की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, जो अभी अभी मैंने लिखी, PbOH ट्वाइस, कौन सा कंपाउंड बनता है जब लेड पाइप्स ड्रिंकिंग वाटर कैरी करते हैं, तो अब वाटर में ऑक्सीजन घुली रहती है, इसलिए लेड ऑक्सीडाइज हो जाता है +2 में। ठीक है, PbOH ट्वाइस प्लम्बो सॉल्वेंसी में बनने वाला कंपाउंड, रिएक्शन भी आपको ध्यान होनी चाहिए, ये भी ऑब्जेक्टिव का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब लेड पॉइजनिंग आप इससे देखते हैं, EDTA कॉम्प्लेक्स से, तो क्या हो जाएगा, Pb
EDTA के ऊपर तो -4 होता है, लेकिन H2 EDTA के ऊपर 2 हाइड्रोजन फायर नहीं किए, इसलिए -2 ही रहता है। तो EDTA -4 है, लेड +2 है, तो नेट चार्ज -2 आ जाएगा। कैल्शियम आयन बाहर घूमेगा, H आयन बाहर घूमेगा। दिस इज ए सोलुबल कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया? नजरबंद हो गया लेड। लेड क्या हो गया? नजरबंद हो गया, तो लेड पॉइजनिंग गायब हो गई। अब ये रहेगा, तो लेड हट चुका है आपका, इसको हम रिमूव कर लेंगे। दिस इज लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग की केमिकल इक्वेशन। अब हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस मैकेनिज्म आप देख चुके हो। इनको भी नजरबंद करेंगे हम। क्या करेंगे? नजरबंद। जियोलाइट में क्या किया था? नजरबंद। कैल्गन मेथड में क्या किया था? नजरबंद। बिल्कुल कैल्गन मेथड की तरह ही है ये। Na2 H2 ADTA Na2, ये केमिकल इक्वेशन भी ध्यान रखें। ADTA क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे नजरबंद हो गया। जिस तरह लेड +2 था, वैसे ही कैल्शियम +2 है, -2। और जिस तरह लेड +2 था, वैसे ही मैग्नीशियम +2 है, -2 वाला कॉम्प्लेक्स बना रहा है। क्योंकि EDTA -4 चार्ज होता है EDTA के ऊपर, ये हम पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। EDTA HEDTA -3, H2 EDTA -2, ये सब आप पढ़ चुके हो। तो दैट इज, यहाँ पर Na पॉजिटिव को भगा दिया और H पॉजिटिव को भी भगा दिया, और मैग्नीशियम कैल्शियम ट्रैप हो गए, नजरबंद हो गए, तो हार्डनेस आपकी गायब। साबुन को अब तकलीफ नहीं होगी, राइट। तो ये हार्डनेस रिमूवल वाले कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर ऑल दिस। यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर ऑल दिस। तो हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वी हैव डिस्कस्ड। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर कोई बंदा हार्डनेस ऑफ वाटर को पीपीएम की बजाय इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर किसी भी यूनिट में पूछे तो उसमें रिप्लेस कर देना। वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक दूसरे में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। कुछ भी नहीं बोला तो CaCO3 की फॉर्म में हार्डनेस लेकर चलना है। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। तो वाटर के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया। जिस तरह के वाटर को ऑक्सीडेन भी बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। ओके गाइस, अगर हम बात करें H2O2, दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है H2O2। H2O2 इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस कंपाउंड चैप्टर में H2O2 एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। H2O2 स्टेबल नहीं होता रूम टेम्परेचर पे, सनलाइट की प्रेजेंस में। ट्रांजिशन मेटल अगर H2O2 में रखते हैं तो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि थर्मली स्टेबल नहीं है ये। H2O2 का स्ट्रक्चर के बारे में जो एंगल है वो एनसीईआरटी में बने हुए हैं, वो याद होना चाहिए। जो याद होना चाहिए वो चीज मैं बता देता हूँ सबसे पहले। H2O2 के दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, आप लोग जानते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ H2O2? तो आप बोलोगे टू स्ट्रक्चर्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर H2O2। एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं किंग जेट स्ट्रक्चर या किंग जेट फॉर्मूला ऑफ H2O2, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। दूसरा हो गया बेयर्स फॉर्मूला ऑफ H2O2। आप इसको यूज करते हैं, जो ओपन बुक ओपन लैपटॉप टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ओपन बुक ओपन लैपटॉप वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। तो दिस इज, इसको इसके अनुसार ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोलते हैं, इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर H2O। तो ये H2O बन गया बच्चों। दो लोन पेयर इसके पास, एक ऑक्सीजन है, खाली ऑर्बिटल कर लो, जैसे ओजोन में बॉन्डिंग होती है, जस्ट लाइक दैट। तो इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा ये। तो दिस इज ऑक्सीजनेटेड वाटर। ये ऑक्सीजन है वाटर के साथ, ऑक्सीजनेटेड वाटर। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो बहुत कॉमनली किंग जेट स्ट्रक्चर को ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यूज करने के लिए एक्सप्लेन करते हैं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बात अलग है जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है, आप लोग जानते हैं।
लेकिन H2O2 को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करें, नहीं तो आपकी स्किन को फाले हो जाएंगे, फाले। ठीक है, बेयर्स फॉर्मूला, ओपन बुक और लैपटॉप लाइक स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं। अब ये जो बेयर्स फॉर्मूला होता है, ये डाइहेड्रल एंगल होता है। ये डाइहेड्रल एंगल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आपको याद भी करना होता है। तो बेयर्स फॉर्मूला और किंगजेट फॉर्मूला, दो तरह के स्ट्रक्चर और फॉर्मूला प्रपोज किए गए, दोनों एक्सेप्टेड है, लेकिन आपको बेयर्स फॉर्मूला यूज होगा। एनसीईआरटी में सिर्फ बेयर्स फॉर्मूला ही दे रखा है। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन है इसकी जो किंगजेट फॉर्मूला से एक्सप्लेन की जा सकती है, कुछ ऐसी हैं जो बेयर्स फॉर्मूला से एक्सप्लेन की जा सकती है। डिफरेंट रिएक्शंस कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो प्रपोज किए इसके बारे में। अब देखो, जो बेयर्स फॉर्मूला में जो डाइहेड्रल एंगल है वो सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में अलग होता है, कम होता है, सॉलिड में दबा हुआ होता है, बुक बुक बंद होती है, और गैसियस फेज में अलग होता है, बुक खुली हुई होती है, याद हो गया होगा। तो इसमें डाइहेड्रल एंगल थीटा 1 है, थीटा 2, तो गैसियस स्टेट में खुली हुई होती है बुक और लैपटॉप, और सॉलिड स्टेट में लगभग 90 डिग्री के ऊपर, काफी बंद होती है तो लगभग 90 डिग्री के ऊपर दोनों लैपटॉप के फोल्ड हैं। मैं याद करवा देता हूं आपको, ये याद होना चाहिए, सबको रटा हुआ होना चाहिए अगर आप मार्क्स लाना चाहते हो तो बच्चों, बोलेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसी तरह मैं दोबारा गैसियस फेज के लिए और सॉलिड फेज के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेता हूं, ओपन बुक, ओपन लैपटॉप टाइप स्ट्रक्चर, बेयर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो होता है, सेम वे। ये डाइहेड्रल एंगल थीटा हो गया, OOH का बॉन्ड एंगल थीटा 2 हो गया, थीटा 1 डैश थीटा 2 डैश बोल दीजिए। मैं ये सॉलिड या क्रिस्टलाइन फॉर्म में बता रहा हूँ, दोनों में याद होना चाहिए आपको, ये रटने वाली वैल्यू है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है, जस्ट रिमेंबर इट, गिवन इन एनसीईआरटी एज वेल, तो पक्का याद होना चाहिए। गैसियस स्टेट, गैसियस फेज में बुक खुली हुई होती है, बुक खुली हुई होती है तो एंगल बड़ा होता है, 111 डिग्री होता है, 111 डिग्री होता है डाइहेड्रल एंगल, और यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 90.2 डिग्री। यहाँ पे ये वाला डाइहेड्रल एंगल 90 डिग्री है, तो लगभग बुक के दोनों फोल्ड परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पे सॉलिड स्टेट में, लेकिन गैसियस फेज में 111 डिग्री होता है डाइहेड्रल एंगल। 111.5 याद करने की जरूरत नहीं है, 111 भी याद है तो आपका काम चल जाएगा। ऑप्शन इस तरह नहीं देंगे, डेसिमल तक नहीं देना चाहिए, मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूं आपको। अच्छा, यहाँ पे ये एंगल 90 के लगभग, और ये भी 90s में होता है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है ये है 94.8 डिग्री या लगभग 95 डिग्री ले लो, यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल, और यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल 90s में है, लेकिन यहाँ पे ये 100s में है, 111 है, और यहाँ पर ये 100 में होता है 102 डिग्री के लगभग, 101.9 डिग्री। ये दोनों एंगल आपको OOH के और डाइहेड्रल, मेनली डाइहेड्रल एंगल आपको याद होने चाहिए, मेनली डाइहेड्रल एंगल आपको याद होने चाहिए। तो सॉलिड स्टेट में 90.2 डिग्री सेल्सियस एंड गैस फेज में आपका 111.5 डिग्री सेल्सियस, ये डाइहेड्रल एंगल रटा हुआ होना चाहिए, पूछेंगे आपको, दे विल बी आस्किंग इट इन क्वेश्चन। ओके, ये तो याद करने की चीज है डेफिनेटली। अब देखो, दो तरह के क्वेश्चन H2O2 की कौन कौन सी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन तो ज्यादातर बच्चे लोग जानते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग एजेंट है, H2O2 एसिड है, H2O2 ब्लीचिंग एक्शन है, H2O2 एडिशन रिएक्शन दिखाता है, ये सब आपको जरूर पता होनी चाहिए, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ H2 के रिएक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसका किस तरह स्टोरेज करें,
कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं H2O2 के बारे में जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसकी एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट की जो केमिकल रिएक्शन है बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। देखो जेईई मेन और नीट में देखोगे तो H2O2 की एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों रिएक्शंस जो आपको याद करनी होती है वो आपको मगी हुई होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, एज सिंपल एज दैट। यस, तो अभी मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ H2O2 की। अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन ऑफ H2O2, प्रिपरेशन ऑफ H2O2 सबसे पहले हम बेरियम परऑक्साइड से इस O2-2 को एच देते किसी एसिड से तो H2O2 बन जाएगा। बेरियम परऑक्साइड यूज नहीं करते हैं हम लोग H2SO4 के साथ, बेरियम परऑक्साइड ऑक्टाहाइड्रेट यूज करते हैं विद H2SO4 विद आइस कोल्ड H2SO4, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर H2O2 डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए आइस कोल्ड कंडीशन जरूरी है। H2SO4 आइस कोल्ड H2SO4 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ पे BaSO4 आपका व्हाइट पीपीटी होता है, प्लस H2O2 बन जाएगा, और यहाँ पर BaSO4 बन जाएगा प्लस H2O2 बन जाएगा, प्लस H2O भी दिखाई देगा, ये व्हाइट पीपीटी है। अब होता क्या है कि BaO2 अनहाइड्रस है तो इसके ऊपर BaSO4 आकर चिपक जाता है, लेकिन BaSO4 हाइड्रेटेड है तो उसके ऊपर ये एडजॉर्ब नहीं हो पाता, और जब रिएक्टेंट के ऊपर ही BaSO4 बैठ जाएगा, प्रोडक्ट बैठ जाएगा, तो रिएक्टेंट अब रहा ही नहीं H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के लिए। जब वो कवर हो चुका तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ BaSO4 ऑन अनहाइड्रस कैट फॉर्म, इसलिए अनहाइड्रस यूज नहीं करते हैं। जो मैंने बोला ये क्वेश्चन है ही, दिस इज वन क्वेश्चन। अब H2SO4 कैटलिस्ट होता है, H2SO4 एसिड और बेस, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को छोड़ दो, बाकी एसिड्स H2O2 को H2O+O2 के डिकम्पोजिशन में कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे हम, BaO2.8H2O को हम H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि H2SO4 जो H2O बनेगा उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करेगा, तो ये लेस प्रीफर्ड है। हालांकि ये यूज कर सकते हैं, आपको आइस कोल्ड कंडीशन में डिकम्पोज नहीं होने देता। H3PO4 होगा तो बेरियम सल्फेट की जगह बेरियम फोस्फेट बन जाएगा, बेरियम फोस्फेट बन जाएगा, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस H2O2। अब यहाँ पे तकलीफ नहीं है, H2O2 को आप निकाल लोगे अलग से। अगर मैं H2O+CO2 BaO2 के एक्वा सॉल्यूशन में अगर CO2 गैस के को पास किया जाए करंट को, तो यहाँ पे BaCO3 का पीपीटी बन जाएगा, और साथ में आपको मिल जाएगा H2O2। ये भी अच्छा मेथड है, और इस मेथड को H2CO3 CO2 गैस जो पास करते हैं, यहाँ पे कुल मिलाकर H2CO3, तो इन एसिड से एचायन आ जाते हैं, इसी को ही बोलते हैं, याद रखें, MERC मर्क्स प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ H2O2। ध्यान रखें, बस एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछेंगे, व्हाट इज द मर्क्स प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जो पीपीटी बन गए उनको आप फिल्टर कर सकते हैं, दीज आर फिल्टर्ड ऑफ, और आपको H2O2 मिल जाएगा। बहुत लो टेम्परेचर पे, बहुत कोल्ड कंडीशन पे ये सब रिएक्शन करवाते हैं। तो O2-2 एचायन ले लेता है, तो एचायन लुईस एसिड और O2-2 लुईस बेस के रूप में रिएक्शन में काम कर रहा है। जिस तरह बेरियम का ऑक्साइड है उस तरह सोडियम का पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, Na2O2। अगर H2SO4 डाइल्यूट यूज करें 20% कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो वही हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2O2, या सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ करें तो भी आपका हो जाएगा NaOH प्लस H2O2। पर NaOH और H2SO4 कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, प्योर वाटर के साथ ये प्रीफर्ड नहीं है, प्योर वाटर के साथ ये प्रीफर्ड नहीं है, प्योर वाटर के साथ प्रीफर्ड नहीं है, ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में
कि वाटर के साथ सोडियम पेरोक्साइड की रिएक्शन करवाएं कोल्ड वाटर के साथ, तो क्यों प्रीफर नहीं किया जाता है H2O2 का प्रिपरेशन, बट डाइल्यूट H2SO4 एसिडिक मीडियम में कर लेते हैं, क्योंकि NaOH H2SO4 अगर डाइल्यूट है तो इतना H2SO4 नहीं है, वो भी डिकम्पोज करेगा। लेकिन अगर हम बात करें NaOH, वो तो प्रोडक्ट ही बन रहा है, जितना बनेगा उतना ही H2SO4 डिकम्पोज हो जाएगा कैटलिस्ट के रूप में, इसलिए प्रीफर नहीं किया जाता उससे, भला तो वो डाइल्यूट H2SO4 ही है। आइस कोल्ड वाटर जो आप लोगे, आइस कोल्ड वाटर बहुत कम टेम्परेचर पे H2O2 डिकम्पोज नहीं होता, इसके साथ Na2SO4 की इम्प्यूरिटी जरूर रहती है, और वो इम्प्यूरिटीज है इसलिए बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता Na2O2 से। लेकिन जो इससे H2O2 मिलता है वो ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, SO2 है या H2SO3 है, सल्फ्यूरस एसिड या फिर SO2, ये अपनी रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से ब्लीचिंग एक्शन दिखाते हैं। लेकिन H2O2 हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये सब अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से ब्लीचिंग एक्शन दिखाते हैं। ये सारे ब्लीचिंग एजेंट है, कॉमन ब्लीचिंग एजेंट जो मैंने बताया। ये परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, और ये टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट है, क्योंकि ये रेड्यूस करेंगे किसी कलर्ड कंपाउंड के कलरलेस बनाने के लिए रेड्यूस करेंगे, क्योंकि रेड्यूसिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से। तो एयर में जो ऑक्सीजन होती है वहां पर ऑक्सीडाइज कर देती है, जो रेड्यूस होने के बाद दोबारा कलर आ जाता है, तो टेम्परेरी ब्लीचिंग हुई वो। लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग, तो एयर की ऑक्सीजन और क्या ऑक्सीडाइज करेगी, तो ये ब्लीचिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो O2 अपना ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखाकर कुछ नहीं कर सकती एयर की, इसलिए उसको परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं इन सबको। H2O2 और Cl2 में, H2O2 इन सब में सबसे अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है तीनों में, क्योंकि इनमें Cl2 मिलती है, और Cl2 एक पोल्यूटेंट के रूप में काम करता है। लेकिन H2O2 कुछ नहीं, H2 को देता है प्लस ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन ब्लीचिंग कर देती है नेसेंट ऑक्सीजन, इसलिए उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई पोल्यूटेंट ये प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए H2O2 क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर से बेहतरीन ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है, हालांकि सब के सब ऊपर लिखे हुए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से ब्लीचिंग एक्शन दिखाते हैं। H2O2 की प्रिपरेशन जिस तरह H2SO4 का 50% सॉल्यूशन ले लें और हाई करंट डेंसिटी यूज करें, अमोनियम सल्फेट ले लो या फिर अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट ले लो, इन सब के हाई करंट डेंसिटी के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, हाई करंट डेंसिटी के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो सबसे आपको H2H2O8 मिल जाएगा यहां से। और अगर हम यहां पर बात करें तो NH4 ट्वाइस H2O8 मिल जाएगा। अमोनियम पेरोक्साइड डाइसल्फेट, ये मार्सल्स एसिड है, ये मार्सल्स एसिड का पेरोक्साइड डाइसल्फ्यूरिक एसिड का सोल्ट है, अमोनियम सोल्ट, ये मिल जाएंगे। यानी कि इससे तो फिर एच आयन ट्रीट करके H2H2O8 बनाया जा सकता है। H2H2O8 थोड़ा सा डिस्टिलेशन जब करते हैं 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, परोक्सी एसिड दोनों के दोनों, कैरोज और मार्सल्स एसिड, तो फिर परोक्सी मिल जाता है हमें। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया था। H2H2O8 इफ इट इज 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डिस्टिलेशन करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। ये कैरोज एसिड है, परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये मार्सल्स एसिड है, परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब ये कैरोज एसिड स्टेबल नहीं होता एक्वस सॉल्यूशन में, ये तुरंत H2SO4 में और H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मार्सल्स एसिड की हाइड्रोलिसिस दो स्टेप में होती है, ये इंटरमीडिएट हो गया दो स्टेप में। जैसे PCl5 की हाइड्रोलिसिस भी एक H2O देखेंगे तो POCl3 बनेगा, बचे हुए 3 H2O और देंगे तो H3PO4 बनेगा। ये भी टू स्टेप की हाइड्रोलिसिस है। किसकी हाइड्रोलिसिस टू स्टेप में होती है, पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस बाद में कंप्लीट। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं किसकी हाइड्रोलिसिस
में क्या एक इंटरमीडिएट बनते हैं, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जस्ट कीप इन माइंड। तो ये बन गया, तो ये हो गया H2S2O8 की अगर पूरी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखें तो H2SO4 और साथ में H2O2 बन जाएगा। तो H2O2 की प्रिपरेशन हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे इस तरह करते हैं। एक बहुत और इम्पोर्टेंट मेथड है, पर लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल लेवल पे उससे नहीं करते। देखो बेंजीन, फिर ये नेफ्थलीन हो गया, फिर ये एंथ्रासीन हो गया, 3 रिंग हमने एक साथ लगा ली, तो एंथ्रासीन, और ये एंथ्रासीन का एंथ्राक्यूनोल हो गया। और नंबरिंग यहां से करते हैं, तो ये 2 के ऊपर इथाइल या ब्यूटाइल लगा दो तो इसको बोलूंगा 2 इथाइल या 2 मिथाइल। 2 के ऊपर इथाइल या मिथाइल दोनों मिल सकते हैं, कोई भी अल्काइल मिल सकता है, जनरली 2 मिलते हैं आपको। एंथ्राक्यूनोल, एंथ्राक्यूनोल, बस ये एयर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं और क्या बन जाता है, एंथ्राक्यूनोन बन जाता है, एंथ्राक्यूनोन बन जाता है आपका। ये क्यूनोन जानते हो आप, क्यूनोन आप पढ़ चुके हो। मुझे बताओ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनोल का, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग क्रोमिक एसिड या पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, तो ये फिनोल क्यूनोन में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूनोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल ये बीच वाली रिंग यही है इसके अंदर। तो ये एयर की ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या क्रोमिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस फर्क इतना है ये रिएक्शन क्यूनोन है, 1,4 क्यूनोन, और 1 और 2 के ऊपर सी डबल बॉन्ड हो तो 1,2 क्यूनोन बोल देंगे। तो क्यूनोन बनते हैं, क्यूनोन बनते हैं क्रोमिक एसिड के साथ फिनोल की रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई होती है, रटी हुई होनी चाहिए सबको टू गेट स्कोर्स। तो ये हो गया। अब इसके 2 हाइड्रोजन लेकर ये O2 क्या बना लेगी, H2O2, H2O2 का प्रिपरेशन हो गया। अब जो ये एंथ्राक्यूनोन बनाना, 2 इथाइल या मिथाइल, इथाइल या ब्यूटाइल, एंथ्राक्यूनोन जो बना आपका, ये नेफ्थोल नहीं है, ये एंथ्राक्यूनोल है, एंथ्राक्यूनोन से ध्यान रखें। नेफ्थोल बहुत यूज होता है, एजोडाई टेस्ट में नेफ्थोल यूज होता है, बीटा नेफ्थोल, अल्फा नेफ्थोल इज एजोडाई टेस्ट। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट में आप लोग देखते हो, एरोमेटिक अमीन के टेस्ट में देखते हो एजोडाई टेस्ट। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का टेस्ट है एजोडाई टेस्ट, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन का नहीं है। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन का टेस्ट तो आइसोसाइनाइड टेस्ट है, यस और नो। तो देखो एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों का है, अमीन से आइसोसाइनाइड, प्राइमरी अमीन से आइसोसाइनाइड बन जाते हैं आपके। ओके, क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम में ले लें तो रिएजेंट CCl2 डाइक्लोरोकार्बन, उसमें CCl2 आपका कार्बीन इंटरमीडिएट रहता है। ये 2 रिएक्शन होता है, एक रीमर टीमन रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट होता है, और रिएजेंट क्या यूज करते हैं, Cl3 KOH NaOH कोई भी बेसिक मीडियम में। और दूसरा आइसोसाइनाइड टेस्ट में भी यही रिएजेंट होता है, कार्बाइल अमीन टेस्ट और प्राइमरी अमीन में भी यही इंटरमीडिएट बनता है, दोनों में सेम इंटरमीडिएट बनता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डाइक्लोरोकार्बिन जो है ये इंटरमीडिएट, आईआईटी का पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताओ रीबर टीमन रिएक्शन में, कार्बाइल अमीन रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बिन, कार्बोकेटायन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, 6 इंटरमीडिएट मेनली आप पढ़ते हो। वैसे हजारों इंटरमीडिएट पढ़ते हो, हजारों इंटरमीडिएट पढ़ते हो, इतनी रिएक्शंस में इतने इंटरमीडिएट लिखे हैं आपने, बट मेनली ये 6 इंटरमीडिएट है जिनके बेसिस के ऊपर मैकेनिज्म डिजाइंड है। मैं मैकेनिज्म के हिसाब से ऑर्गेनिक रिएक्शंस को, इंटरमीडिएट जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हजारों इंटरमीडिएट आप पढ़ते हो, वो बात अलग है। रिएक्शन में जो भी बने बीच में वो इंटरमीडिएट है, मल्टी स्टेप रिएक्शन में, इनसे कौन सी बड़ी बात है, इतनी रिएक्शन देखी है आपने। ठीक है, एल्कोहल का प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया, वही इंटरमीडिएट है ऑक्सोनियम आयन, एज सिंपल एज दैट। एल्कोहल और ईथर की रिएक्शन में जो ओके 3 बॉन्ड के बाद पॉजिटिव बनता है, वो बहुत सारे इंटरमीडिएट पढ़ते हो, कौन सी बड़ी बात है। दिस इज, अब क्या करेंगे हम लोग, ये एंथ्राक्यूनोन जो बना उसको रेड्यूस करेंगे। रेड्यूस करने के लिए H2 क्या तो रोजनमैंड कैटलिस्ट PDBSO4,
या फिर निकल पैलेडियम कुछ भी यूज करो, ये सब रेड्यूस कर देते हैं दोबारा, इससे तो ये रीजनरेट हो जाता है, एंथ्राक्यूनोल इज रीजनरेटेड। तो इसमें देखो, पर बहुत सारी, ये एक बहुत चीप मेथड है, क्या जरूरत पड़ा, ये तो 1 मोल गायब हुआ तो 1 मोल दोबारा से एंथ्राक्यूनोल से तैयार हो गया, तो ये तो रिसाइकल होता रहता है एंथ्राक्यूनोल। तो एंथ्राक्यूनोल का तो जितना भी अमाउंट ले लिया वो रिसाइकल होता रहेगा, उसका तो नया अमाउंट चाहिए नहीं, तो सस्ता काम हो गया ये तो। दिस इज वेरी चीप इंडस्ट्रियल मेथड, वेरी वेरी चीप, बट नॉट फेमस, कॉमनली यूज मेथड नहीं है। ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। तो दिस इज वेरी वेरी चीप मेथड। एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन हो गया ये, बोलेंगे एरियल ऑक्सीडेशन किस मेथड में, दिस इज इंपॉर्टेंट मेथड, ये पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, सब एग्जामिनेशन का बड़ा फेवरेट मेथड है, इसलिए मैंने बताया। तो दिस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग, दिस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग H2O2। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन चले गए, सी डबल बॉन्ड आ गया। मोस्ट रिसेंट मेथड है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का, बहुत बहुत वाइडली यूज नहीं करते, ओनली रॉ मटेरियल यूज आर H2NO2। H2O2 के अलावा और कोई नया रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, वो तो रिसाइकल होता रहता है। एंथ्राक्यूनोल तो रॉ मटेरियल बस यही है, और H2O2 तो क्या है, एयर से मिल जाता है, इसका क्या है, H2 चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, वेरी चीप मेथड। लेकिन लेकिन फिर भी ये नहीं, क्योंकि इसमें एंथ्राक्यूनोल के साथ दूसरी ऑर्गेनिक इंप्योरिटी होती है, जैसे ही H2O2 बना तो उन सब का, वो सब भी कंबशन में चली जाती है, और कंबशन में चली जाती है तो प्रॉब्लम हो सकती है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, इसलिए बहुत लार्ज लेवल के ऊपर ये इंडस्ट्रियल मेथड बहुत फेमस नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मेथड, दिस इज नॉट वेरी फेमस मेथड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन of H2O2, although this is very cheap method। तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछते हैं, चीप पूछते हैं या फेमस पूछते हैं, इसके ऊपर। इससे पहले वाला फेमस मेथड है जो हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस से, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बन जाएगा। ये अगेन O2 आप लोग लेते हो, एरियल ऑक्सीडेशन का ये भी एग्जांपल है। H2O2 का ट्रेसिस में रख देते हैं, क्योंकि वो इनिशिएटर है, इनिशिएटर है, रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा, इनिशिएटर। तो ये क्या हो गया, CH3, 2 हाइड्रोजन चली गई इधर से, H और H, O2 के साथ H2O2 बना लिया। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, दिस इज द मेथड, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा H2O2 लेते हैं, एसीटोन एंड आइसोप्रोपाइल डिस्टिल हो जाते हैं, और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2O2 बाद में रह जाता है, तो H2O2 कैन बी ऑब्टेन्ड, H2O2 कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली। ओके बच्चों, अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हुए, एन फैक्टर तो 2 होता है, एसिडिक बेसिक मीडियम H2O2 दोनों में काम करता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, H2O2 D2O and H2O, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm के ऊपर 101 डिग्री सेल्सियस, 101.4 और 5 डिग्री, ये 101 डिग्री कहीं पे एंगल भी था, ध्यान हो तो आपको, OOH का बॉन्ड एंगल था, ध्यान हो तो आपको, सॉलिड फेज में, और इसका है 152 डिग्री सेल्सियस, ये सब बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट इधर से इधर है आपके, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप याद करके रखें, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू याद हो या नहीं हो। H2O2 में ज्यादा हाइड्रोजन है, ज्यादा ऑक्सीजन के लोन पेयर है, तो इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, एक्सटेंसिव, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ये। H2O में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 2 लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, नंबर ऑफ लोन पेयर पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन। लेकिन HOOH मैक्सिमम कितने बना सकता है, बनाता कितना है वो बात अलग है, कितने हो गए, 4 लोन पेयर हैं और 2 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें, इसलिए ज्यादा विस्कस होता है, ज्यादा सिरप टाइप का होता है, ज्यादा विस्कस होता है। अगर हम बात करें
H2O भी आपका ब्लूइश नेचर का दिखाई देता है, और H2O2 भी ऑयली सिरप टाइप विस्कस लिक्विड होता है, वो भी पेल ब्लू कलर का होता है। पेल ब्लू कलर की टिंज उसकी थिक लेयर्स में दिखाई देती हैं। वैसे अगर हम बोले तो H2O H2O2 दोनों को कलरलेस बोल सकते हैं, पर पेल ब्लू कलर की टिंज दोनों में दिखाई देती है। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की और बात कर लेता हूं। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 70 है, 70 पॉइंट, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 है, 80.7, 81 ले लो, या कुछ बुक में 82 भी लिखा रहता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका बड़ा है? H2O का। इसलिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा वो ज्यादा आयनिक कंपाउंड को सोल्यूबल कर पाएगा। तो सॉल्वेंट के रूप में H2O ज्यादा अच्छा है D2O के कंपैरिजन में। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट H2O D2O में, ये वाटर ऑर्डिनरी वाटर हो गया, ऑर्डिनरी वाटर हो गया, ये हैवी वाटर हो गया, हैवी वाटर हो गया, और ये हो गया ऑक्सीजनेटेड वाटर। ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। तो सबको आप इस तरह कोरिलेट कर सकते हो। तो बॉइलिंग पॉइंट इनका। मैं एक चीज और बता देता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, किसका? H2O एंड D2O, H2O एंड H2O2, H2O2। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो H2O का ज्यादा होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट D2O का। अभी अभी देखा ना, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 152 डिग्री सेल्सियस। इसका तो H2O का तो 0 डिग्री सेल्सियस सबको याद है, 1 atm है। इसका -0.9 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, -0.89 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। H2O2 होता है बिटर इन टेस्ट होता है, कभी टेस्ट करके देखो। कॉमर्शियली ये पर हाइड्रोल का, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ H2O2 कॉमर्शियली एंटीसेप्टिक एजेंट के रूप में किस तरह बिकता है? पर हाइड्रोल के नाम से बिकता है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, लेट अस स्टॉप हियर। जय हिंद, जय भारत।